वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ बाजार दर्शन के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं और मैं आपको यह गारंटी देता हूं कि अगर आप इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारे प्रश्न उत्तर याद हो चुके होंगे। यह मेरी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहले प्रश्न को समझना चाहिए कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है। मतलब जब इंसान के ऊपर बाजार का जादू चढ़ता है और जब बाजार का जादू उतरता है तो उसका क्या असर होता है। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है, देखिए, बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य बेकार की चीजों पर अपना धन खर्च करता है, उसका अपने मन पर नियंत्रण नहीं रहता, वह सब कुछ खरीदना चाहता है। तो जब इंसान के ऊपर बाजार का जादू चढ़ता है तो आपने कौन कौन से पॉइंट याद रखने, आपने याद रखना है कि वो बेकार की चीजों को भी खरीद लेता है। रीजन, बाजार का जादू चढ़ गया, बाजार ने उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, आकर्षित कर लिया। ये होता ही है, जब हम मार्केट जाते हैं तो हम ये भी खरीदना चाहते हैं, वो भी खरीदना चाहते हैं। ठीक है, और अगर हमारे पास पैसा है, अगर हमारे पास पैसा है तो कई बार हम फालतू की चीजों को भी क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। ठीक है, तो जब इंसान के ऊपर बाजार का जादू चढ़ता है तो क्या होता है, वह बेकार की चीजों को भी खरीद लेता है। पहला पॉइंट, वो बेकार की चीजों को भी खरीद लेता है, उसका अपने मन पर नियंत्रण नहीं रहता, उसका अपने मन पर बस नहीं रहता। ठीक है, और वो सब कुछ क्या करता है, खरीदना चाहता है। वह उन चीजों को भी खरीद लेता है जिसकी उसे जरूरत नहीं है। तो ये 3 से 4 पॉइंट याद रखने आपने जब इंसान के ऊपर बाजार का जादू चढ़ता है। ये उस समय के पॉइंट है। तो याद हो गया, जब इंसान के ऊपर बाजार का जादू चढ़ता है तो वो क्या करता है, उसका अपने मन पर नियंत्रण नहीं रहता। ठीक है, वो बेकार की चीजों को भी खरीद लेता है, वह उन चीजों को भी खरीद लेता है जिसकी उसे आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और वो सब कुछ खरीदना चाहता है। ये कब होता है, जब इंसान के ऊपर बाजार का जादू चढ़ता है। तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, बाजार का जादू चढ़ने का मतलब है अपने पैसे को फालतू की चीजों पर भी क्या कर देना, खर्च कर देना, सब कुछ खरीद लेना जिनकी हमें आवश्यकता भी नहीं है। अब है, जब बाजार का जादू उतरता है तब मनुष्य क्या फील करता है, तब उसका क्या असर होता है। तो बाजार का जादू उतरने पर मनुष्य पछताता है। अब उसने चीजें तो खरीद ली लेकिन बाद में उसको एहसास होता है, यार मैंने अपने पैसों को फालतू की चीजों में खर्च कर दिया। ये होता है सबके साथ। तो बाजार का जादू उतरने पर मनुष्य पछताता है। जब वह घर पहुंचता है तो उन्हीं चीजों को देखकर दुखी होता है कि यार इस चीज की तो मुझे नीड ही नहीं थी। ठीक है, तब वह सोचने लगता है कि मैंने ये सब चीजें क्यों खरीदी। तो बाजार का जादू जब चढ़ा तो मनुष्य ने बेकार की चीजों को भी खरीद लिया, उसका अपने मन पर नियंत्रण नहीं रहा, जिस चीज की जरूरत नहीं थी उसने वो भी ले ली। आ गई बात समझ में, और क्या है, वो सब कुछ खरीदने लगा। और जब बाजार का जादू उतर जाता है तो बाद में उसको दुख होता है, बाद में उसे पछतावा होता है, वो उन्हीं चीजों को देखकर दुखी होता है जो उसने खरीदी हैं। ठीक है, और बाद में वो ये सोचता है कि मैंने ये सब चीजें क्यों खरीदी। तो पहला प्रश्न क्लियर हो गया। देखो, हिंदी में रटना नहीं है, हिंदी में आपको पता होना चाहिए। आप उससे रिलेटेड कुछ भी लिखोगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, रटा रटाया हिंदी में नहीं चलता है और ये वर्ड लिमिट काफी है। ठीक है, ज्यादा लिख के कुछ नहीं होता, बोर्ड एग्जाम में वर्ड लिमिट दी होती है। मैंने आंसर उतने ही लिखे हैं जितनी वर्ड लिमिट दी होती है। मैं इसको 15 लाइन का भी लिख सकता हूं, 10 लाइन का भी लिख सकता हूं, लेकिन जितनी आपको वर्ड लिमिट दी गई है उतना ही लिखना है। हमने टाइम बर्बाद क्यों करना है। ठीक है, तो कई बच्चे बोलते हैं सर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो ये इतना ही है, क्योंकि वर्ड लिमिट इतनी ही होती है, तो एक्स्ट्रा लिख के कोई फायदा नहीं है। तो पहला प्रश्न क्लियर हो गया। अब हम दूसरे प्रश्न को करते हैं। देखिए, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का मतलब होता है पर्सनैलिटी का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है। अब बाजार दर्शन पाठ में कैरेक्टर है भगत जी, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या आपकी नजर में उनका आचरण का मतलब होता है व्यवहार, समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। तो वो कह रहे हैं कि जो ये बाजार में जब ये भगत जी जाते हैं तो इनका कौन सा नेचर दिखाई देता है, जो वो नेचर है, क्या वो
सोसाइटी में शांति स्थापित करता है? तो देखिए बहुत आसान है, इसमें भगत जी के बारे में लिखना है। देखिए भगत जी चूरन बेचने का काम करते हैं, एमसीक्यू में भी आ सकता है। भगत जी चूरन बेचने का काम करते हैं, वह रोज 6 आना कमाते हैं। भगत जी चूरन बेचने का काम करते हैं, वो रोज 6 आना कमाते हैं, और जो चूरन बच जाता है उसे बच्चों में बांट देते हैं। इतना समझ में आ गया कि भगत जी क्या है, चूरन बेचने का काम करते हैं, वो रोज कितना कमाते हैं, 6 आना कमाते हैं, और जो चूरन बच जाता है उसे बच्चों में बांट देते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद देखना, भगत जी ऐसे व्यक्ति हैं जो बाजार के जादू में नहीं फंसते हैं, वो पहले से ही सोच समझकर बाजार में जाते हैं। देखो वो ज्यादा भी कमा सकते हैं, लेकिन क्या है, उनको पहले से ही पता है कि मैंने 6 आना ही कमाना है, तो वो कैसे संतोषी टाइप के हैं। आ रही है बात समझ में? तो ऐसे ही इंसान बाजार के लिए सही होते हैं, क्योंकि ऐसे इंसान बाद में पछताते नहीं है। क्यों नहीं पछताते? क्योंकि पहले से ही प्री प्लान करके जा रहे हैं, पहले से ही सोच कर जा रहे हैं, तो इन पर बाजार का जादू नहीं चलता है। तो भगत जी के बारे में हमने क्या पढ़ा कि भगत जी चूरन बेचने का काम करते हैं, वो रोज 6 आना कमाते हैं, और जो चूरन बच जाती है उसे बच्चों में बांट देते हैं। 6 आना से ज्यादा नहीं कमाते। उसके बाद भगत जी ऐसे व्यक्ति हैं जो बाजार के जादू में नहीं फंसते हैं, वो पहले से ही सोच समझकर बाजार जाते हैं। ठीक है, तो भगत जी का आचरण समाज में शांति स्थापित करता है। शांति का मतलब क्योंकि इनके अंदर लालच नहीं है, तो भगत जी का जो आचरण है वो समाज में शांति स्थापित करता है, क्योंकि इनके अंदर लालच नहीं है, ये बाजार के जादू में नहीं फंसते हैं, ये पहले से ही सोच समझ कर जाते हैं, रोज 6 आना कमाते हैं, बाकी बची हुई चूरन को बच्चों को बांट देते। तो सब चीजें लिख दो, बहुत ईजी है। अगला प्रश्न है, बाजारूपन किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बाजारूपन किसे कहते हैं और किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं? तो सेकंड हाफ तो आपको आना चाहिए कि किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं, जो मैंने अभी बताया, जो पहले से ही सोच समझकर जाते हैं और बाजार के जादू में नहीं फंसते, ऐसे व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं, जैसे भगत जी। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार के व्यक्ति बाजार के लिए सही हैं और बाजार में शांति स्थापित करते हैं, जो पहले से ही सोच समझकर जाते हैं और बाजार के जादू में नहीं आते, नहीं फंसते। अब बाजारूपन किसे कहते हैं? इसमें आपको 2 पॉइंट याद रखने। बाजारूपन का मतलब होता है जब लोगों में भाईचारा समाप्त हो जाता है, ब्रदरहुड समाप्त हो जाता है, जब लोगों में भाईचारा समाप्त हो जाता है और छल कपट बढ़ने लगता है, लोग एक दूसरे का शोषण करने लगते हैं, इसे ही बाजारूपन कहते हैं। बाजारूपन का मतलब हो गया दूसरे से आगे निकलने के लिए छल कपट का सहारा लेना, भाईचारे को समाप्त कर देना, वो है बाजारूपन। क्लियर हो गया? बाजारूपन का मतलब क्या हो गया? मतलब कि जब लोगों में भाईचारा क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है और वो एक दूसरे का शोषण करने लगते हैं, यही तो बाजारूपन है। आपको पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करना है। ये मैंने पहले वाले इसका एक्सप्लेन कर दिया कि बाजारूपन किसे कहते हैं। जब लोगों में भाईचारा खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है और वो एक दूसरे का शोषण करने लगते हैं, छल कपट करने लगते हैं, दूसरे से आगे निकलने के लिए कोई भी रास्ता अपनाने को तैयार हो जाते हैं, तो वो बाजारूपन है। लोगों के अंदर मानवता खत्म हो जाना, वो बाजारूपन है। और किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं? जो पहले से ही बाजार में सोच समझकर जाते हैं, बाजार के जादू में नहीं फंसते, अपने पैसे को सही से खर्च करते हैं, ऐसे व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। तो यह भी समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता। बाजार किसी का जेंडर नहीं देखता, किसी की कास्ट नहीं देखता, किसी का रिलीजन नहीं देखता, वो लोगों की सिर्फ क्रय शक्ति को देखता है। इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, क्रय शक्ति का मतलब होता है खरीदने की शक्ति। आ रही है बात समझ में? अब तुम बाजार जाओगे तो बाजार दुकान को ये पता है क्या कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये लड़का है या लड़की है, या हम ये सोच ले कि लड़का है तो उसके लिए इसका इस चीज का ज्यादा रेट है और लड़की के लिए कम है, या हिंदू के लिए ज्यादा रेट है, मुस्लिम के लिए कम है। बाजार ये सब नहीं देखता, बाजार के लिए सब इक्वल है। ये प्रश्न पूछ रहे हो। देखो, इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। तो समझ रहे हो इसका मतलब कि जो बाजार होता है ना, वो सोशल इक्वेलिटी क्रिएट करता है।
आ रही बात समझ में? ये आपने प्रूव करना है कि बाजार लोगों का लिंग जाति धर्म नहीं देखता, बल्कि वो समाज को क्या करता है, एक धागे में बांध रहा है। आपने इसको प्रूव करना है कि बाजार लोगों का लिंग जाति और धर्म नहीं देख रहा और सामाजिक समता की रचना कर रहा है, मतलब पूरे समाज को एक साथ बांध रहा है। कैसे? तो आपने क्या लिखना है, बाजार का उद्देश्य है लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना। यह एमसीक्यू में आ सकता है। बाजार हम क्यों जाते हैं, बाजार का क्या उद्देश्य है, लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना। हमको कोई चीज खरीदनी है, मार्केट जाते हैं, तो बाजार का उद्देश्य क्या है, लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना। और उसके बाद लिख देना, बाजार किसी का लिंग जाति और धर्म नहीं देखता, वह लोगों की खरीदने की शक्ति को देखता है। ठीक है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, लड़का हो, लड़की हो, अमीर हो, गरीब हो, सबके लिए एक ही दाम होता है। बाजार सभी लोगों को एक नजर से देखता है। तो आपने कुछ नहीं लिखना है इसमें, समझ गए प्रश्न का मतलब? आपका मेन उद्देश्य यह है कि लड़का हो, लड़की हो, अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जाति का हो, बाजार में सबके लिए क्या होता है, एक दाम होता है। बाजार लोगों का लिंग जाति और धर्म नहीं देखता, केवल लोगों की खरीदने की शक्ति देखता है। आ रही है बात समझ में? बाजार को जात पात से कोई मतलब नहीं है, बाजार को केवल लोगों की क्रय शक्ति से मतलब है, खरीदने की शक्ति से मतलब है। इसीलिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब, लड़का, लड़की, सभी के लिए एक दाम होता है। तो बाजार सभी लोगों को क्या करता है, एक धागे में बांधता है और एक नजर से देखता है। बस मेन पॉइंट वही है कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, लड़का हो, लड़की हो, अमीर हो, गरीब हो, सबके लिए एक दाम होता है। बाजार लोगों की सिर्फ और सिर्फ क्रय शक्ति को देखता है, केवल क्रय शक्ति को देखता है। तो क्लियर हो गया? अगला प्रश्न है, अब मैंने क्वेश्चन नंबर 5 नहीं कराया, रीजन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो बुक में भी देख लेना। वो प्रश्न मतलब बिल्कुल 1% चांस है उसके आने के, पहले तो 1% भी नहीं है। तो क्वेश्चन 5 मैंने स्किप कर दिया, वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए अगला प्रश्न है, बाजार दर्शन पाठ में किस प्रकार के ग्राहकों की बात हुई है और आप स्वयं को किस श्रेणी का ग्राहक मानते हैं? तो 2 प्रश्न ऐड है इसमें। पहले तो वो पूछ रहे हैं कि इस चैप्टर में कितने प्रकार के कस्टमर्स की बात हुई है, कितने प्रकार के ग्राहकों की बात हुई है और आप स्वयं को किस श्रेणी का ग्राहक मानते हैं। तो यह याद रखना है, बाजार दर्शन पाठ में 3 प्रकार के ग्राहकों की बात हुई है। बाजार ग्राहक का मतलब होता है कस्टमर। बाजार दर्शन पाठ में 3 प्रकार के ग्राहकों की बात हुई है। अब याद रखना है कैसे हैं वो 3 प्रकार। पहले ग्राहक जो बिना सोचे समझे धन खर्च करते हैं, आप समझ गए होंगे, वही जिनका अपने मन पर कंट्रोल नहीं होता। तो पहले ग्राहक कौन है? जो बिना सोचे समझे अपने पैसे खर्च कर देते हैं। दूसरे ग्राहक जो बाजार में जाते हैं और खाली हाथ लौट आते हैं, जैसे हम बाजार में गए, हमारा मन हुआ चीजों को खरीदने का भी, लेकिन पैसे नहीं थे तो यार दुखी मन से वापिस आ गए। और तीसरे ग्राहक होते हैं जो बाजार में पहले से ही सोच समझ कर जाते हैं और उन्हीं चीजों को खरीदते हैं जो उनके लिए जरूरी है। तो बेस्ट थर्ड वाले। पहले वाले तो देखो बेकार ही हैं कि उन्होंने बिना सोचे समझे पैसे खर्च कर दिए। दूसरे वाले भी कहीं ना कहीं दुखी हैं, देखो उन्होंने खरीदा कुछ नहीं, लेकिन घर आके उनको दुख होता है कि यार मैंने वो चीज लेनी थी, तो उनके अंदर भी सेटिस्फैक्शन नहीं है। और तीसरे वाले बेस्ट है जो पहले से ही सोच समझ कर जाते हैं और उन्हीं चीजों को खरीदते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है, तो वो पछताते भी नहीं है। आगे ही समझ में 3 प्रकार के ग्राहक कौन है। पहले ग्राहक वो है जो बाजार में जाते हैं और बिना सोचे समझे पैसे खर्च कर देते हैं। जो बाजार में जाते हैं और बिना सोचे समझे पैसे खर्च कर देते हैं, वो पहले ग्राहक है। दूसरे ग्राहक वो है जो क्या है, बाजार में जाते हैं और खाली हाथ लौट आते हैं। बाजार में जाते हैं और खाली हाथ लौट आते हैं, तो ये भी सही नहीं है। और तीसरे वो है जो पहले से ही सोच समझ कर जाते हैं और उन्हीं चीजों को खरीदते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है। और आप स्वयं को किस श्रेणी का ग्राहक मानते हैं? आप कुछ भी लिख सकते हैं, यह आपकी मर्जी है कि मैं स्वयं को क्या है, पहली श्रेणी का ग्राहक मानता हूं, दूसरी श्रेणी का ग्राहक मानता हूं, आपकी मर्जी है, इसमें आपके नंबर नहीं कटेंगे। अगला प्रश्न है, बाजार का जादू कब चलता है और इसे कैसे रोका जा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बाजार का जादू आपके ऊपर कब चलेगा और इसको कैसे रोकना है।
तो जब इंसान का मन खाली होता है तब बाजार का जादू चलता है, ये फैक्ट है। जब आप कंफ्यूज हो, जब आपका मन खाली है कि यार मैं किस चीज को खरीदूं, आपका मन खाली है तो आपका इस चीज को भी खरीदने का करेगा, उस चीज को भी खरीदने का करेगा। तो याद रखना, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है कि बाजार का जादू कब चलता है। तो बाजार का जादू तब चलता है जब इंसान का मन क्या होता है, एकदम खाली होता है। तो इसे कैसे रोका जा सकता है? ठीक है, तो इसे कैसे रोका जा सकता है कि जब हमारा मन खाली हो उस समय हमें बाजार नहीं जाना है। आ रही है बात समझ में? और पहले से ही सोच समझकर जाना है कि हमने क्या खरीदना है। देखो, जब इंसान का मन खाली होता है तब बाजार का जादू चलता है, ये तो आप समझ गए होंगे कि जब इंसान का मन खाली होता है तब बाजार का जादू चलता है। उसके बाद जब इंसान का मन खाली नहीं होता तब बाजार का जादू नहीं चलता। इसलिए जब मन खाली हो तब बाजार ना जाएं। तो जब आपका मन खाली हो तब बाजार ना जाएं। जब हमारे मन में किसी चीज की इच्छा नहीं होती तो उसका जादू हम पर नहीं चल पाता। अब मान लो मुझे फोन पसंद ही नहीं है तो मेरे को फोन का एडिक्शन भी नहीं होगा, फोन का जादू मुझ पे नहीं चलेगा, मुझे पसंद ही नहीं है फोन चलाना। इसलिए जब बाजार जाएं तो पहले से ही सोच समझ कर जाएं। तो समझ गए मैंने क्या कहा? बाजार का जादू तब चलेगा जब आपका मन खाली होगा। तो इसे कैसे रोकना है? एक तो पहले से ही सोच समझ कर जाना है, दूसरा जब आपका मन खाली हो उस समय हमें बाजार नहीं जाना है। आ रही है बात समझ में? अगला प्रश्न है, आप बाजार की भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृति से परिचित होंगे। मॉल की संस्कृति, सामान्य बाजार की संस्कृति, हाट की संस्कृति। हाट क्या होती है? वो जो छोटी छोटी मंडी नहीं लगती उनको हाट कहते हैं। तुमने देखा होगा मार्केट में छोटी छोटी मंडी लगती है, किसी दिन बुधवार के दिन, कहीं शनिवार के दिन। ठीक है, तो आप इन सब में क्या अंतर पाते हैं? मतलब मॉल का जो नेचर होता है, मॉल में कैसा बिहेवियर दिखता है लोगों का, या मॉल में क्या है, मॉल की कैसे प्रकृति होती है मॉल की। उसके बाद सामान्य मार्केट में आप क्या देखते हैं और हाट की संस्कृति में क्या डिफरेंस है, और परचेजिंग पावर आपको किस बाजार में नजर आती है। तो पहले आपने तीनों को एक्सप्लेन करना है कि मॉल की संस्कृति क्या है, सामान्य बाजार की संस्कृति क्या है और हाट की संस्कृति क्या है। देखो, मॉल में क्या होता है, इसमें अधिकतर अमीर लोग जाते हैं और अपने धन का दिखावा करते हैं। ये सबके लिए नहीं है पर ज्यादातर मॉल में ज्यादातर अमीर लोग जाते हैं, है ना, और अपने धन का क्या करते हैं, दिखावा करते हैं। वहीं सामान्य बाजार में क्या होता है, इसमें अमीर और गरीब दोनों जाते हैं। और हाट की संस्कृति में इसमें अधिकतर गरीब लोग जाते हैं, इसलिए मैंने अधिकतर वर्ड यूज किया। ऐसा नहीं है कि सारे गरीब ही जाते होंगे। तो मॉल की संस्कृति में क्या होता है, इसमें अधिकतर अमीर लोग जाते हैं और अपने धन का दिखावा करते हैं। सामान्य बाजार में क्या होता है, इसमें अमीर और गरीब दोनों जाते हैं। और हाट में क्या होता है, इसमें अधिकतर गरीब जाते हैं। तो बहुत आसान है। और परचेजिंग पावर कहां ज्यादा होगी, मॉल में ज्यादा होगी। तो परचेजिंग पावर मॉल की संस्कृति में ज्यादा देखने को मिलती है। परचेजिंग पावर, खरीदने की शक्ति, तो मॉल में ही ज्यादा होगी, वो फैक्ट है। तो बहुत आसान है। आ रही है बात समझ में? हिंदी में ऐसे नंबर नहीं कटते और वर्ड लिमिट एकदम परफेक्ट है। तो आपको ज्यादा के चक्कर में नहीं जाना, वहां वर्ड कोई नहीं गिनता है, अप्रोक्सीमेट आसपास होने चाहिए। ये नहीं है कि 30 वर्ड लिखने या 40 वर्ड लिखने तो आप 10-15 लिख रहे हो, फिर तो मार्क्स कटेंगे। आ रही है बात? आंसर एकदम सही होना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद